हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, डर को दूर भगाना हो तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और इसी मेहनत की श्रृंखला में हम लोग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड एमसीक्यू चल रहा है। दोस्तों, बीच में कुछ विलम्ब हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मुझे पता है। सेशंस बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बड़ा सा सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और मुझे भी अपीयर होना है। इसलिए थोड़ी सी एंगेजमेंट्स मेरी दूसरी डायरेक्शन में भी बढ़ गई है। बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड ये इन्वायरमेंट का एमसीक्यू आपका लगभग रेगुलर रहेगा। और अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेलेवेंट कंटेंट डायरेक्टली मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग द ल्यूमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर। देखिए, सिंपल सी बात है। एक होता है फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक सेल पर जितना भी सोलर लाइट पड़ेगा, ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले ये कन्वर्ट करेगा डीसी में, डायरेक्ट करंट में। बाद में उसका एसी के तौर पर भी यूज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये तो है फोटोवोल्टाइक सेल। अब फोटोवोल्टाइक सेल के ऊपर जितना सनलाइट पड़ेगा बस उसको ही ये कन्वर्ट कर सकता है। अब आपको ज़्यादा बड़ा एरिया का अगर सोलर एनर्जी को कैप्चर करना है तो आपको फोटोवोल्टाइक सेल का जो साइज़ है उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। बट आप इसको जितना बड़ा करिएगा उतना ही कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो एक दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एक सस्ते मटेरियल को यूज करके, बड़ा सा सस्ता मटेरियल यूज करके हम लोग सोलर एनर्जी को क्या करें, हर जगह से कैप्चर कर लें और इसको फिर छोटे से फोटोवोल्टाइक सेल पर इस कैप्चर्ड सनलाइट को थ्रो करके वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर लें, तो भी इक्वल एनर्जी ही प्रोड्यूस होगा। थोड़ा बहुत कम होगा, बट हम लोग कुछ ना ज़्यादा एरिया से हम लोग सोलर लाइट को कैप्चर कर पाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है ल्यूमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर का। आगे कहीं भी आएगा तो मैं समझाऊंगा नहीं, अब मैं समझा चुका हूँ। LSC, ल्यूमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर। तो देखिए, इट कैन कलेक्ट डायरेक्ट एंड डिफ्यूज्ड सोलर लाइट्स एंड वर्क्स इवन ऑन क्लाउडी डेज। बिल्कुल यही इसका काम है दोस्तों, कि ये डायरेक्ट सोलर लाइट को तो कैप्चर कर ही सकता है, प्लस डिफ्यूज जो थोड़ा मोड़ा सोलर लाइट है उसको भी ये कैप्चर कर सकता है, क्योंकि ये बड़े एरिया से कैप्चर करेगा, ठीक है। क्लाउडी डेज में भी ये थोड़ा बहुत सोलर लाइट को कैप्चर कर करके मतलब इस फोटोवोल्टाइक को ऑपरेशनल रख सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट इज मेड यूजिंग पॉलीमर्स एंड कोटेड विथ ऑर्गेनिक डाइज एंड क्वांटम डॉट्स, ठीक है। तो ये दोस्तों बिल्कुल एक पॉलीमर होता है जिसको बोलते हैं PMMA, ठीक है, PMMA, फोटो मिथाइल मिथाक्राइलेट, मिथ एक्राइलेट, फोटो मिथाइल मिथ एक्राइलेट, ऐसे इस पॉलीमर से बना होता है और इसको ऑर्गेनिक डाइज वगैरह से इसको कोट किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। थर्ड देखिए, इट इज चीपर एंड जनरेट्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोलर पावर देन सोलर सेल्स। अब ये गलत है दोस्तों। पहली बात तो क्या है कि ये चीपर ऑल्टरनेटिव है, ये बात सच है। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा LSC लूँ, ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर, और इतना ही बड़ा मैं सोलर सेल ले लूँ, ठीक है, तो तो इतना बड़ा जो सोलर सेल होगा, ठीक है, फोटोवोल्टाइक सोलर सेल जो होगा, ये ज़्यादा एनर्जी का आपका क्रिएट करेगा, ये ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा, ठीक है। अब फायदा क्या होता है कि ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़े एरिया से कैप्चर करके फिर छोटे फोटोवोल्टाइक से भी एनर्जी क्रिएट करेगा। बट कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर इतना ही बड़ा, जितना बड़ा ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर है उतना ही बड़ा अगर फोटोवोल्टाइक सेल होता तो फोटोवोल्टाइक सेल ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझौता इस बात से कर रहे हैं कि इतना बड़ा सोलर सेल लगाने की हमें चूँकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, छोटा सा सोलर सेल से ही हमारा काम चल जा रहा है। तो थोड़ा अगर एनर्जी कम भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन प्राइस बहुत कम लग रहा है, तो ठीक है, ये सही है। इसीलिए हम लोग ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर यूज करते हैं। बट ये बात ध्यान में रखें कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोलर पावर ये जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर अपने ही इक्वल साइज के सोलर सेल की तुलना में कम ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हालांकि ये सस्ता है, ये बात सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट और सेकेंड सही हो गया। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑन शोर एंड ऑफ शोर विंड फार्म्स। एकदम यहीं पर इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये है समुद्र, सी, और इधर लैंड,
लैंड के ऊपर जो भी विंड फार्म होगा उसको बोलेंगे ऑन शोर, ठीक है। और समुद्र के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विंड फार्म बना सकते हैं, जो होगा ऑफ शोर, ऑफ शोर, बस, ठीक है। द ऑन शोर विंड फार्म्स आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द ऑफ शोर विंड फार्म्स। बिल्कुल, ज़मीन पर आपको विंड फार्म लगाना है दोस्तों, विंड मिल लगाना है, कुछ भी करना है, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा, उसका कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। अब आपको समुद्र में आपको पता है कि टाइड्स हैं, ओशन वेव्स हैं, उसके ऊपर आपको एक विंड फार्म सेट करना है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। बिल्कुल, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑन शोर फार्म्स इज ईजियर कंपेयर टू द ऑफ शोर वंस। बिल्कुल, इसका ये ऑन शोर वाले विंड फार्म को मैनेज करना ईजी है, ठीक है। ऑफ शोर वाले को मैनेज करना क्या है, डिफिकल्ट है, और इसका मेंटेनेंस भी क्या है, डिफिकल्ट है, कॉस्टली भी होगा। क्यों? क्योंकि जो समुद्री लहरों वगैरह से यहाँ पर डैमेज भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर एक्सेस करने के लिए भी आपको क्या है, बोट वगैरह से जाना होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। तो ओवरऑल क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन 3 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग विंड पावर। तो विंड पावर के रिगार्डिंग फैक्टर्स है कुछ, पहले देखिए, विच ऑफ द फैक्टर्स एबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द विंड पावर जनरेटेड, यानी ओवरऑल ज़्यादा विंड पावर जनरेट करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो पहला देखिए, यूजिंग टर्बाइंस विथ शॉर्टर डायमीटर्स। तो ये तो गलत है, अगर आपको ज़्यादा विंड पावर जनरेट करना है तो जो टर्बाइन है उसका डायमीटर, पंखे का डायमीटर जब बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर पंखे का डायमीटर आप छोटा रख रहे हैं तो वो कम एरिया के विंड से ही उसको मूव करा, मतलब कम एरिया का विंड ही उससे टकरा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल वो कम पावर जनरेट करेगा। तो शॉर्ट डायमीटर यानी कम पावर, ठीक है, बड़ा डायमीटर यानी ज़्यादा पावर। तो सेकेंड, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइंस इन द हायर एल्टीट्यूड रीजन्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। होता क्या है दोस्तों कि आपको भी पता है कि जो लोअर एल्टीट्यूड है, लोअर एल्टीट्यूड पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं या फिर बिल्डिंग्स बना हुआ है, पेड़ पौधे हैं, ऐसे करके, तो विंड की स्पीड को वो कम कर देते हैं, विंड स्पीड कम हो जाती है। थोड़ा सा जैसे हम लोग ऑल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो जो फ्रिक्शन है, विंड को जो फ्रिक्शन मिल रहा है एकदम ग्राउंड लेवल पर, वो फ्रिक्शन धीरे धीरे ऊपर जाने पर कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होने से विंड स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यस, इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइंस इन हायर एल्टीट्यूड, ये क्या होगा, ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। फिर देखिए, स्ट्रॉन्गर स्पीड ऑफ द विंड्स। बिल्कुल, अगर विंड की स्पीड ही ज़्यादा है तो ज़्यादा पावर मिलेगा। फिर देखिए, डेंस सराउंडिंग एयर। देखिए, एक होता है लाइट एयर। लाइट एयर अगर इसका सेम स्पीड भी रहेगा ना, लाइट एयर का सेम स्पीड भी रहेगा, तो वो उसके पास मोमेंटम कम रहेगा, मतलब वो आपके विंड को कम घुमा पाएगी। लेकिन डेंस एयर का अगर उतना ही स्पीड रहेगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, तो वो विंड को आसानी से मूव कर पाएगी। देखिए, वैसे तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, एक कॉन्सेप्ट होता है मोमेंटम का। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब समझ लीजिए आप स्पीड, ठीक है। ऐसे तो अंतर है इन दोनों में, बट वो अलग बात है। तो मास यानी जैसे यहाँ पर आपका डेंस एयर है तो उसका मास क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और वेलोसिटी दोनों एयर का मान लीजिए सेम है, तो डेंस एयर क्या करेगी, ज़्यादा मोमेंटम यानी ज़्यादा ताकत से आपके टरबाइन को घुमाएगी, ठीक है। तो यस, डेंसर सराउंडिंग एयर से भी क्या होगा, आपका ज़्यादा पावर जनरेट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड बायोमास। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है और एक है बायोमास, दोनों के बारे में देखिए। द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स इज इफेक्टिव इन डीलिंग विथ रिमोट एनर्जी नीड्स। रिमोट एरियाज में दोस्तों जहाँ पर ग्रिड वगैरह नहीं है, ठीक है, ग्रिड से कनेक्टिविटी वहाँ तक नहीं पहुँचाई गई है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ की कोई नदी है, तो नदी का पानी ऐसे बह रहा है, नदी का पानी ऐसे बह रहा है, कोई डाइवर्जन, थोड़ा सा बहुत डाइवर्जन या तो क्रिएट कर दिया गया, कोई डैम वैम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा स्टोरेज बनाया जा सकता है, तो छोटा मोटा स्टोरेज बना करके, या फिर ये रिवर का जो रनिंग वाटर है उसी की एनर्जी को यूज करके टरबाइन घुमा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लगभग 25 मेगावाट से कम एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर। तो इस टाइप के, ये मान लीजिए 20 मेगावाट 25 मेगावाट टाइप की एनर्जी से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक गाँव को, एक बड़े विलेज को हम लोग पावर दे सकते हैं, ठीक है, यानी उसको ग्रिड से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रिमोट एरियाज में एनर्जी की नीड वहाँ से पूरी होगी, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए, बायोमास बर्निंग रिलीजेज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज दैट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, बायोमास है रिन्यूएबल एनर्जी, बायोमास इज ए रिन्यूएबल एनर्जी,
बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्रीन हाउस गैस जनरेट नहीं करता है। ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है, ठीक है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस जो जनरेट करता है, जैसे CO2 जो ये जनरेट करता है, ठीक है, जब ये बायोमास फॉर्म हुआ होगा, जैसे मान लीजिए आपने खेती की, ठीक है, तो खेती की तो पहले फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसने क्या किया कि CO2 को कैप्चर किया, CO2 को कैप्चर किया एटमॉस्फेयर से, और जब इसको बर्न किए तो सेम CO2 को ये क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस है, जितना CO2 एटमॉस्फेयर से लिया उतना ही CO2 एटमॉस्फेयर को दे दिया। इसी कारण से इसको रिन्यूएबल बोल रहे हैं, ठीक है, इसी कारण से इसको रिन्यूएबल बोल रहे हैं। और ये ओवरऑल एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के लिए न्यूट्रल है, मतलब इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहा। आपको ऐसा नहीं समझना है कि फॉसिल फ्यूल भी अगर CO2 रिलीज कर रहा है उसको भी बर्न करने से, और बायोमास भी बर्न करने से अगर CO2 रिलीज हो रहा है, तो फिर फॉसिल फ्यूल बायोमास में अंतर ही क्या? अंतर ये है कि बायोमास सेम कार्बन को क्या कर रहा है, पहले कैप्चर कर रहा है और उतना ही रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, बायोमास बर्न करने पे भी CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फॉसिल फ्यूल के बराबर ही रिलीज होता है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। मीथेन रिच बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक डाइजेस्टर्स। बिल्कुल आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बायो मिथेनेशन, ठीक है। 4-5 प्रोसेस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपोस्टिंग, पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन और बायो मिथेनेशन, ठीक है। ये सब प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यस, मीथेन जो है वो प्रोड्यूस होता है आपका एनारोबिक डाइजेस्टर्स के अंदर, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो मिथेनेशन। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, पार्शियल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन लिमिटेड ऑक्सीजन इज रेफर टू एज गैसिफिकेशन। बिल्कुल मतलब विदाउट ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड कंबशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस, ठीक है। और इसके थ्रू आपको मिलता है सीन गैस। सीन गैस में दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, CO2 का होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये मीथेन भी होता है, नेचुरल गैस CH4 वगैरह भी होता है, और कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है। इम्प्योरिटीज़ को पहले रिफाइनरीज के थ्रू हटाना पड़ता है, फिर वो जिस तरह से आपका नेचुरल गैस यूज़ हो रहा है उसी तरह से उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा देखिए, फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स कॉज पॉल्यूशन विथ हाई एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। दोस्तों पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए, फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स। फ्यूल सेल का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे कंबाइन करें तो वो बर्निंग भी हो सकती है इसकी, बट बर्निंग ना करके एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें, और इस प्रोसेस के थ्रू अगर एनर्जी रिलीज हो तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें सिर्फ H2 और O2 का ही नहीं है, हम लोग और भी कुछ केमिकल्स का रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में दोस्तों मान लीजिए H2 और O2 को रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज होगी, तो बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा? आपका H2O होगा, H2O यानी पानी। तो ये थोड़ी पॉल्यूशन थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कॉज करता। फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स जो है वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एनर्जी का कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, ये बात बिल्कुल सही है, बट ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 6 देखते हैं। विच ऑफ द प्रोविजंस गिवन बिलो फॉर्म पार्ट ऑफ PM कुसुम। PM कुसुम सिंपल एक इनिशिएटिव दोस्तों, जो किसान है, ठीक है, किसान को सोलर एनर्जी या फिर कुछ और भी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू किसानों को एम्पावर करना। किस लिए एम्पावर करना? जैसे उनको पंप चलाना है, ठीक है, मतलब अपना खेत को इरिगेट करने के लिए, फील्ड को इरिगेट करने के लिए उनको पंपिंग सेट चाहिए, तो उस पंपिंग सेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल देंगे, या तो वो बिल देंगे और नहीं तो सरकार जो है उनका जो बिजली बिल है वो माफ़ करेगी। तो दोनों में किसी न किसी एक का तो नुकसान है, या तो सरकार का नुकसान है तो किसान का नुकसान है। तो अगर वो सोलर पंपिंग सेट लगा लें या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले कोई पंपिंग सेट लगा लें तो उनको भी फायदा है, और ओवरऑल आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है PM कुसुम का, ठीक है। तो देखिए, 10 गीगावाट ऑफ सोलर और एनी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों यस 10 गीगावाट का सोलर या फिर कोई अदर रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेट करने का इसमें
गोल है पीएम कुसुम के अंदर में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बट ये ओवरऑल है दोस्तों, क्योंकि 10 गीगावाट बहुत होता है, तो ये डिसेंट्रलाइज वे में होगा, अलग अलग किसान अलग अलग पंपिंग सेट वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो उसको जोड़ करके लगभग 10 गीगावाट हम लोग को सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है। दूसरा देखिए, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स, सोलर पंप्स नहीं पंप्स, तो जो ग्रिड कनेक्टेड पंप्स हैं दोस्तों, जो मतलब ग्रिड से एनर्जी लेकर के जो पंप चलाए जा रहे हैं, उन पंप्स को भी सोलराइज कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। तीसरा देखिए, सोलर प्रोजेक्ट्स आर लेस देन 500 किलोवाट फॉर द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स जो है 500 किलोवाट से कम का ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, सोलर पावर प्लांट शुड नॉट बी इस्टेब्लिश्ड ऑन मार्शी और पास्चर लैंड्स। पहले ऐसा था कि सिर्फ जो बैरन लैंड्स हैं, ठीक है, उस पर आपको बैरन लैंड्स या फैलो लैंड, उसके ऊपर आपको ये करना है, क्या नाम है, सोलर पावर प्लांट लगाना है। लेकिन रिसेंटली ऐसा कर दिया गया है कि मार्शी लैंड पर, पास्चर लैंड्स पर, एग्रीकल्चरल लैंड्स पर और बाकी बैरन लैंड्स और फैलो लैंड पर तो कर ही सकते हैं। तो अब अभी के हिसाब से आप मार्शी और पास्चर लैंड पर भी सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे स्कीम्स के जो सब पॉइंट्स है ना, कंपोनेंट्स हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स करके PT 365 जो मैगजीन आएगी, उसको एक बार प्लीज़ ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल। वही ऊपर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो कांस्टेंट सोर्स फॉर चार्जिंग इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल गलत। एक बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आप जो फ्यूल है वो भर दीजिए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह जो भी भरना वो भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसकी कांस्टेंट चार्जिंग रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा देखिए, कॉस्ट इफिशिएंट ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ द कैटलिस्ट, बिल्कुल गलत दोस्तों। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे प्लैटिनम बहुत कॉस्टली है, लगभग मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन गोल्ड के आसपास इसका प्राइस है, शायद गोल्ड से भी ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। तो ये जो कैटलिस्ट की प्राइस है हाइड्रोजन क्रिएट करने में, वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है। तीसरा देखिए, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय वे ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनेगा और साथ के साथ एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर A, 1 एंड 2 ओनली। आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। सेटिंग अप ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सतत। जो सतत स्कीम है, यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत, और यस, इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाने हैं, अलग अलग विलेज वगैरह में बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ बहुत सारा जो बायोमास प्रोड्यूस होता है, उस बायोमास को यूज करके आप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाइए सतत स्कीम के अंतर्गत। तो पहला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड फोकस्ड ऑन यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टेट्स इन द फर्स्ट फेज। दोस्तों 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये जो इनिशिएटिव है, सब कुछ समझ लीजिए इसके बारे में। इसका एक नाम है ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, ठीक है। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इनिशिएटिव, इसका एक नाम क्या है, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि सन नेवर सेट्स, यानी सन जो है, सूरज जो है, वो कहीं ना कहीं पर तो हमेशा वो लाइट देते ही रहता है। तो मान लीजिए इंडिया की जो ग्रिड है, इसको कनेक्ट कर दिया गया फॉर एग्जांपल ईरान की ग्रिड के साथ, ठीक है। तो इंडिया में जब सोलर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा, जब सन इंडिया को क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है, तो वो ईरान के पास जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम इंडिया में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उस टाइम ईरान में प्रोड्यूस होगा, तो ईरान उस टाइम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके क्या कर सकता है, इंडिया को दे सकता है। और जब इंडिया में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इंडिया उस सोलर एनर्जी को ईरान को दे सकता है। तो इस टाइप से दोस्तों मेगा ग्रिड का इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इसे पहले फेज में दोस्तों क्या करना है, एशिया, पहले फेज में एशिया को कनेक्ट करना है, सेकेंड फेज में एशिया, अफ्रीका, इन सबको आपस में कनेक्ट करना है, और सबसे लास्ट में ये यूरोपियन और अमेरिकन स्टेट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत ये इनिशिएटिव है। सबसे पहले इस इनिशिएटिव की बात की थी पीएम मोदी ने 2018 में,
2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जनरल असेंबली में, ठीक है। और इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया इंडिया प्लस यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 2021 में। 2021 में कब? जब ग्लासगो समिट हुआ, यानी COP26 ग्लासगो समिट में, ठीक है। ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता दिया। कुछ और होगा तो अलग बात है, लेकिन लगभग चीज़ें पता चल गई आपको। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। 8th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। अच्छा, 9th क्वेश्चन शायद नहीं है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। तो पहला देखिए, द कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड ऑलमोस्ट इन एग्जॉस्टिबल। ये तो गलत है, आपको पता है। कन्वेंशनल रिसोर्स मान लीजिए कोल है, ठीक है, तो कोल तो रिन्यूएबल नहीं है और इन एग्जॉस्टिबल भी नहीं, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है, खत्म भी हो जाएगा, प्लस रिन्यूएबल भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखिए, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू लिक्विड फ्यूल्स कॉल्ड बायोफ्यूल्स टू हेल्प मीट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल नीड्स। बिल्कुल, बायोमास को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल में। इथेनॉल बन जाएगा आपका शुगर केन से, बीट रूट से, महुआ से, फिर आपका मेज से, अलग अलग चीज़ों से ये आपका इथेनॉल बन सकता है। उसी तरह से बायोडीजल बन सकता है। बायोडीजल बन सकता है आपका किससे? नीम से, जेट्रोफा से। तो यस, बायोमास को बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तीसरा देखें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 175 गीगावाट बाई ईयर 2030, ठीक है। तो ये तीसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना था 175 गीगावाट, और इस 175 के अंदर 100 गीगावाट जो है वो सोलर होना था, 100 गीगावाट सोलर होना था। लेकिन 2030 तक जो इंडिया का टारगेट है वो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और इसमें सोलर का जो कंपोनेंट है वो होगा लगभग 300 गीगावाट। 300 गीगावाट होगा इसमें सोलर, ठीक है। 2030 तक का ये टारगेट है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और उनके सामने रिवर्स दिया गया है, आपको मैच करना है कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रटले प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब के ऊपर में है, यानी 3 का हो गया बी, रटले चेनाब, ठीक है। किशन गंगा इज ए प्रोजेक्ट ऑन झेलम। किशन गंगा ट्रिब्यूटरी ही है झेलम की, और वो जो किशन गंगा प्रोजेक्ट भी जो है वो भी इसी किशन गंगा रिवर के ऊपर ही है। तो 4th का हो गया क्या? ए, ठीक है। आप ऐसे देख लीजिए, 3 का बी एक ही जगह, 3 का बी और कहीं नहीं है, तो 3 का बी और 4 का ए यही बस ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी 1 का डी हो जाएगा। लुहरी प्रोजेक्ट जो है वो सतलज रिवर पर है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में ही है कहीं पर, ठीक है। लुहरी प्रोजेक्ट इज ऑन सतलज रिवर। फिर सावरा कुड्डू जो प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा आपका यमुना की, सावरा कुड्डू यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 तो आपको याद ही रखना चाहिए कि जैसे रटले जो है इज ऑन चेनाब, रटले ऑन चेनाब, किशन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, किशन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। लुहरी जो हो जाएगा इज ए प्रोजेक्ट ऑन सतलज रिवर, लुहरी प्रोजेक्ट इज ऑन सतलज रिवर। और सावरा कुड्डू इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, सावरा कुड्डू इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको याद हो जाने चाहिए दोस्तों। रटले चेनाब, किशन गंगा, झेलम, लुहरी, सतलज एंड सावरा कुड्डू इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। प्लीज रिमेंबर, एटलीस्ट इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी, और करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करिए। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैव इनिशिएटेड स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडी, इजी लोन, कंसेशनल ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट्स टू इनकरेज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम्स। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल से स्टेटमेंट भी है और करेक्ट स्टेटमेंट है। जो MNRE है उसका काम ही यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, उसमें सोलर है तो सोलर को भी प्रमोट करेगा, ठीक है।
दूसरा देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच विल हैव अ सोल फोकस ऑन सोलर एनर्जी एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज इन इंडिया। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे एजेंसीज हैं, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। फिर देखिए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, जैसे आयरीना का हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। अब बताइए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना टोटल एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में भी जैसे विंड, सोलर, बायोमास सबके ऊपर काम करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोलर के ऊपर काम करने वाला, सोलर के ऊपर फोकस करने वाला जो एजेंसी है वो यही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो इंडिया में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम। गुरुग्राम, पहले इसको गुड़गांव बोलते थे, गुरुग्राम हरियाणा, यहीं पर इसका सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान। ये तो गलत है, आपको पता है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को कौन इंप्लीमेंट करेगा, यही इंप्लीमेंट करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 12th का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 13 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। विंड एनर्जी का के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज ऑथोराइज्ड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर यूज ऑफ ऑफशोर एरियाज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द कंट्री अंडर नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो नेशनल ऑफशोर यानी कि समुद्र के अंदर आपको बनाना है विंड पावर, ठीक है। तो इसका जो नोडल एजेंसी है वो है MNRE, और वो क्या करेगा, जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर एक्सप्लोर करेगा ये कि ऑफशोर विंड एनर्जी कितना जनरेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, ऑनशोर विंड फार्म्स ऑपरेट ऑन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, गलत। ऑनशोर यानी लैंड पर, ऑफशोर ऑन द सी, ठीक है। तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, इंडिया करेंटली हैज़ द 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द वर्ल्ड एंड गुजरात हैज़ हाईएस्ट विंड एनर्जी पोटेंशियल करेंटली इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है। जो इंडिया का जो विंड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है, वो वर्ल्ड में 4th रैंक पर है, ठीक है। अब टॉप 3 कंट्रीज बताइए कौन कौन है, 1 2 3 बताइए। इसमें जर्मनी है कि नहीं है, स्पेन है कि नहीं है, US है कि नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। और यस, गुजरात जो है वहाँ पर हाईएस्ट विंड एनर्जी पोटेंशियल है इंडिया में। अब ये बताइए कि हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस स्टेट में है, विंड एनर्जी की हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस स्टेट में है, ये भी आपको कमेंट में बताना चाहिए, ठीक है। तो 13th का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स के बारे में ऊपर ही बता दिया हूँ मैं आपको। तो स्टेटमेंट्स देखिए, फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, गलत है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गलत बात है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, MNRE के द्वारा, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, they can be widely used in electric vehicles due to high energy conversion efficiency and near zero pollution, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, लगभग जितनी केमिकल एनर्जी है सबको ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन इससे बहुत कम होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 15 देखिए दोस्तों, इट इज ए डिवाइस दैट यूजेज अ थिन शीट ऑफ मटेरियल टू ट्रैप सोलर रेडिएशन। यहीं पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्या करता है, थिन शीट ऑफ मटेरियल को यूज करेगा सोलर रेडिएशन को ट्रैप करने के लिए ओवर अ लार्ज एरिया बिफोर डायरेक्टिंग द एनर्जी टू सेल्स माउंटेड ऑन द थिन एजेज ऑफ द मटेरियल लेयर। इट कैन कलेक्ट बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन, ऊपर हम लोग बात किए थे। देयरफॉर ट्रैकिंग द सन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि फोटोवोल्टाइक को बार बार
मतलब हम लोग को क्या करना है, रोटेट करने की जरूरत है। दे आर फोटोवोल्टाइक्स एंड फॉर द क्लाउडियर नॉर्दर्न क्लाइमेट्स, ठीक है। यानी ये लोग जो है, जो क्लाउडियर इन्वायरमेंट है उसमें भी काम करेगा। तो इसका आंसर क्या है, ल्यूमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर। ऊपर इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किससे बनता है, PMMA से, फोटो PMMA से बनता है ये क्या फुल फॉर्म है इसका, पोली मिथाइल मिथ एक्राइलेट, पोली मिथाइल मिथ एक्राइलेट से ही बनता है, ठीक है। ल्यूमिनिसेंट सोलर कंसंट्रेटर, ये कहीं ना कहीं सस्ता होता है लेकिन सोलर सेल से थोड़ा कम एफिशिएंट रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से। आइए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल साइट्स फॉर जनरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पूगा वैली जो लद्दाख में, ये पोटेंशियल साइट है। टट्टा पानी जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। टट्टा पानी नाम का जगह छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है। दोनों जियोथर्मल के लिए एक प्रॉपर साइट है, पोटेंशियल साइट है। फिर जो जलगांव है, जलगांव आपका महाराष्ट्र में है, ये भी आपका पोटेंशियल साइट है, ठीक है। कश्मीर वैली पोटेंशियल साइट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बकरेश्वर जो है, बकरेश्वर वेस्ट बंगाल में, ये भी एक पोटेंशियल साइट है। फिर देखिए तुआ, तुआ जो कि गुजरात में है, ये भी एक पोटेंशियल साइट है। इसके अलावा उनाई जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी एक पोटेंशियल साइट है। तो जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल साइट्स इंडिया में क्या क्या हो गया, जलगांव हो गया महाराष्ट्र, पूगा वैली लद्दाख, टट्टा पानी छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, बकरेश्वर वेस्ट बंगाल, तुआ गुजरात, उनाई महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। आई क्वेश्चन 17 देखिए दोस्तों। विथ रेफरेंस टू सोलर एनर्जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस COP22। तो ये गलत है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था COP21 में। एकदम ये सब याद कर लेना आपको। COP21 जो कि कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, द प्रोपोज्ड सोलर बायोमास हाइब्रिड सिस्टम is based on distributed multi-generation technology that integrates photovoltaic, thermal and biomass power sources। तो ये दोस्तों एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कि फोटोवोल्टाइक सेल को बायोमास के साथ कंबाइन कर देगा। देखिए होता क्या है कि फोटोवोल्टाइक सेल्स के थ्रू क्या हो रहा है, आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सनलाइट कम या ज़्यादा हो रहा है, उसके आधार पर एनर्जी भी कम या ज़्यादा होने लग रहा है। अब इसको आप अगर ग्रिड से इंटीग्रेट कर देंगे तो ग्रिड फेलियर के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये कभी भी पावर को कम कर सकता है और कभी भी ज़्यादा कर सकता है। तो इसको क्या कर देना है, एक ऐसे स्टेबिलाइजर के साथ हम लोग को लगाना है, ठीक है। तो बायोमास से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है। जब फोटोवोल्टाइक से कम एनर्जी जनरेट हो रहा होगा तो बायोमास से एनर्जी को बढ़ा देंगे, ठीक है। फोटोवोल्टाइक से जब ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा तो बायोमास से कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करेगा, ग्रिड को स्टेबिलाइज करके रखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PM कुसुम, ठीक है। PM कुसुम के बारे में स्टेटमेंट देखिए। पहला, PM कुसुम स्कीम एम्स एट फर्दरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया एंड गिविंग बेनिफिट्स ऑफ सोलर फार्मिंग टू फार्मर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सब कुछ सही है लेकिन मिनिस्ट्री गलत है। मिनिस्ट्री इसका MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पहला गलत स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 60% सब्सिडी टू फार्मर फॉर सेटिंग अप ऑफ पंप सेट्स एंड ट्यूबवेल्स ऑन देयर लैंड, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो फंडिंग होगी, मतलब टोटल जो कॉस्ट लगेगा, तो उसका 60% गवर्नमेंट दे देगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। 30% बैंक लोन देगा, बैंक लोन, और 10% किसान को लगाना होगा, क्योंकि किसान को भी एक ओनरशिप फील होना चाहिए। तो 10% फार्मर लगाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा देखिए, दिस स्कीम एम्स टू अचीव 1000 गीगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेशन। तो टोटली गलत है। 1000 गीगावाट की तो बात ही नहीं है। 2022 तक कोई 1000 गीगावाट नहीं है। टोटल तो 2030 तक हम लोग को 500 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोड्यूस करना। उस रिन्यूएबल में भी सोलर तो कितना करना है, सोलर हम लोग को करना है मात्र 300।
ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही सीम से 1000 गीगावाट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 19th देखते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड एनर्जी। बिल्कुल, ऑनशोर विंड एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फार्म्स दैट आर लोकेटेड ओवर शैलो ओपन वाटर। गलत। ऑनशोर यानी लैंड पर, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑफशोर विंड एनर्जी इज द पावर दैट्स जनरेटेड बाय विंड टर्बाइंस लोकेटेड ऑन लैंड। ऑफशोर गलत। ऑफशोर यानी सी पर, यानी वाटर पर। ऑफशोर इज ऑन वाटर, ऑनशोर इज ऑन लैंड। तो पहला दूसरा तो गलत है स्टेटमेंट। तीसरा देखिए, businesses engaged in the procurement and installation of renewable energy goods and services shall be eligible for claim of input tax credit। दोस्तों input tax credit होता है जैसे देखिए ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर टैक्स आपको नहीं देना है, ठीक है। पर्टिकुलर टैक्स आपको नहीं देना है। तो अगर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है, तो फर्दर आपको क्या दे दिया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। यानी वो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और फिर लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज ए मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट वेयर द ओनर ऑफ REC कैन लीगली क्लेम टू हैव परचेड रिन्यूएबल एनर्जी। बताइए कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, 1 रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 100 मेगावाट आवर, यानी 1 रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 100 मेगावाट आवर। आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तीसरा देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ओपन एक्सेस कंज्यूमर कैप्टिव पावर प्लांट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर परचेजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो यानी कि ये जो आपके एंटरप्राइजेज हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स नहीं खरीद सकते हैं। आपको बताना है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको मार्क करना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला देखिए, सोलर फोटोवोल्टाइक्स यूजेज सनलाइट टू हीट अ फ्लूइड दैट कैन बी यूज टू स्पिन अ टर्बाइन। ये तो गलत है, आपको पता है सोलर फोटोवोल्टाइक में सीधा जो फोटोन है यानी लाइट जो है इसको डायरेक्टली हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये कोई आपका फ्लूइड वगैरह को हीट करने ये सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, कंसंट्रेटिंग सोलर पावर इज इन विच अ फोटोन इम्पैक्टिंग अ सरफेस मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल जनरेट्स द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गलत है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेटिंग सोलर पावर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर जगह ऐसे ऐसे मिरर्स लगा देते हैं और ये सारा मिरर जहाँ पर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है उस जगह पर लिक्विड रखते हैं, उस लिक्विड को हीट करते हैं और हीटेड लिक्विड से फिर टरबाइन को घुमाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को इधर लिखा हुआ है और ये वाला कॉन्सेप्ट को इधर लिखा हुआ है। कंसंट्रेटिंग सोलर पावर जो है इसमें हम लोग सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं एक पॉइंट पर, वहाँ पर एक फ्लूइड को हीट करते हैं, उस हीटेड फ्लूइड से हम लोग टरबाइन को मूव करते हैं। और सोलर फोटोवोल्टाइक में हम लोग डायरेक्टली जो सोलर लाइट है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत। तीसरा देखिए, सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अब सुन लीजिए, सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव, इसको सच में वर्ल्ड बैंक एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इसके द्वारा इसको लाया गया है, ठीक है। और ये अफ्रीका में काम करेगा, बस इतना याद रखिए और कुछ मत याद रखिए। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। क्वेश्चन 22 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। पहला देखिए,
As per updated nationally determined contributions, India had committed to achieve 60% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030। ये गलत है। आपको जो इंडिया की एनडीसी है, अपडेटेड एनडीसी है और पंचामृत है, पंचामृत गोल्स है, ये पूरा याद होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अपडेटेड एनडीसी के तहत हम लोग 60% नहीं 50% क्यूमुलेटिव एनर्जी पावर जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे बाय 2030। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स इज ए टारगेट सेट अंडर SDG नंबर 5। अब देखिए, आपको मैं क्या बोलूँ, सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद होने चाहिए। पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, तो सारे सस्टेनेबल गोल्स आपको अगर याद हो तो आपको पता होगा कि पहला जो है वो पुअर से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड। दूसरा रिलेटेड है हंगर से, पुअर हंगर। तीसरा रिलेटेड है आपका हेल्थ से। चौथा रिलेटेड है एजुकेशन से। पांचवा रिलेटेड है जेंडर इनइक्वालिटी से, जेंडर इक्वालिटी से, ठीक है। छठा रिलेटेड है आपका मतलब वाटर एंड सैनिटेशन से, वाटर एंड सैनिटेशन से। सातवां रिलेटेड है आपका एनर्जी से। ये जो बोल रहा है ना, सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज द इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स इज ए टारगेट सेट अंडर SDG नंबर 5, नहीं SDG नंबर 7। पुअर हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, वाटर, एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपका है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th है क्लाइमेट एक्शन। 13th है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 14th है लाइफ बिलो वाटर। 15th है लाइफ ऑन लैंड। 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो पूरा आपको एकदम रट लीजिए, ठीक है। एनीवे सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो ये गलत है। ये जो रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ना कि आईरीना नहीं पब्लिश करती है, इसको IEA पब्लिश करता है। तो तीसरा भी आपका गलत है। तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 1, 2 एंड 3 ऑल आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। पहला है OTEC systems uses the temperature difference between surface of ocean and depths of about 1000 मीटर to operate a heat engine which produces electricity power। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो ओशन का सरफेस होता है उसका टेम्परेचर हाई रहता है, ओशन का डेप्थ लगभग 1000 मीटर पर उसका टेम्परेचर होता है लो, और इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके एनर्जी बनाता है OTEC। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस द ग्रेटर द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है यानी डेल्टा T जिसको बोलते हैं, ये अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा एनर्जी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा। तीसरा देखिए, एट द इक्वेटर द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज हाईएस्ट। गलत है, ये पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन इक्वेटर पर टेम्परेचर ग्रेडियंट हाईएस्ट नहीं होता है। देखिए, ये हो गया मान लीजिए आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको इक्वेटर बोला जा रहा है, ये हो गया मिड लैटिट्यूड और ये हो गया पोल। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा इक्वेटर पर कम रहेगा, मिड लैटिट्यूड पर टेम्परेचर ग्रेडियंट हाईएस्ट होगा, और फिर पोल्स पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा आपका एट द मिड लैटिट्यूड्स। तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन 24 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए, द टर्बाइंस कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये गलत है। वाटर के पास कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाटर, मूविंग वाटर से एनर्जी कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कहीं ना कहीं
ये टरबाइन, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखिए, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर फैसिलिटीज नेम्ड इम्पाउंडमेंट, डाइवर्जन एंड पम्प्ड स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है। जो हाइड्रो पावर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है इम्पाउंडमेंट, ये जनरली बड़ा हाइड्रो पावर होता है, ठीक है, इसके लिए डैम बनाना पड़ता है। फिर होता है डाइवर्जन, डाइवर्जन होता है दोस्तों रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, इसके लिए डैम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा रिमोट एरिया में इसके थ्रू पावर दे सकते हैं। तो तीसरा होता है पम्प्ड स्टोरेज। पम्प्ड स्टोरेज का मतलब ये है कि सोलर वगैरह के थ्रू आप एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, उस एनर्जी को अभी आप तुरंत कंज्यूम नहीं करना चाह रहे हैं, उस एनर्जी को यूज करके क्या करिए, जो पानी नीचे है उसको पंप करके ऊपर पहुंचा दीजिए, और जब एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से पानी छोड़िए, तो वो नीचे आते आते उसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और उस काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन को घुमा करके फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लीजिए। तो ये पंप स्टोरेज कहीं ना कहीं बैटरी की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है, इसी के अंदर वो फेम जो है ना, फेम स्कीम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए मतलब इंसेंटिव्स वगैरह देता है, वो भी इसी के अंदर ही है। तो देखिए, इट एम्स टू अचीव नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इसका जो गोल है वो है कि हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना, ताकि कंट्री में क्या हो, फ्यूल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी हो पाए। फिर दूसरा देखिए, दिस मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये गलत है। ये जो प्लान है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, और इसके तहत फेम भी जो है, इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, under NEMMP 2020, the government has launched the FAME India scheme to mitigate the adverse impact of vehicles on the environment and growth of domestic manufacturing capabilities। तो बिल्कुल जो फेम है वो इसी मिशन के अंतर्गत है। तो तीसरा भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 and 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोलर पावर। सोलर पावर के बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सोलर पार्क है वो है भदला सोलर पार्क, भदला सोलर पार्क, VHADLA, भदला सोलर पार्क, और ये जयपुर में है, राजस्थान में। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, आसाम हैज़ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन। तो इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो जो ऑपरेशनल लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो गोवा में नहीं है, वो है तेलंगाना में। इस प्रोजेक्ट का नाम है रामगुंडम प्रोजेक्ट। रामगुंडम एक जगह है तेलंगाना में, रामगुंडम तेलंगाना। ये है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों। रामगुंडम तेलंगाना इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तीसरा गलत है। 1 and 2 करेक्ट है। 26 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू नेशनल सोलर मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नेशनल सोलर मिशन के तहत इट हैड सेट अ टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2030। गलत है। 2030 तक नहीं, 2022 तक 100 गीगावाट प्रोड्यूस करना था, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा देखिए, अंडर रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 4000 मेगावाट रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी एडिशन इज टारगेटेड इन द रेजिडेंशियल सेक्टर थ्रू सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये पूरा प्रोग्राम है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम वाली जो PT 365 होगी उसको एक बार कम से कम जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली।
अब लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए पढ़िए इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव। मैंने आपको बता दिया है ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव के बारे में। तो इट वाज लॉन्च बाय इंडिया ड्यूरिंग COP26 इन ग्लासगो। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो पहला पढ़िए, द आइडिया ऑफ ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वाज फर्स्ट टाइम पिच्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो मैंने आपको बताया था कि ये गलत है, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लॉन्च के टाइम पर नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था 2015 में। लेकिन ये जो ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव के बारे में पहला जो बात किया गया है वो 2018 में बात किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जनरल असेंबली में। ठीक है, और लॉन्च किया गया है इसको इंडिया और यूके के द्वारा ग्लासगो में। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव हैज़ ए टारगेट टू क्रिएट एन इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड विथ ऑल नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज के साथ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ ग्लोबल ग्रिड बनाना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन 29 को आप पढ़िए और इसका राइट आंसर कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद में हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।